वेलकम बैक माय फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल अधीरा स्टडी। पार्ट 4 के सेशन में हम लोगों ने बात किया था इक्वेशन ऑफ मोशन को वर्टिकल प्लेन में डिस्कस किया था हम लोगों ने। आज के सेशन में हम लोग मास के बारे में सीखेंगे, वेट के बारे में सीखेंगे और मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम लोग ब्यूएंसी सीखेंगे, ठीक है। आइए तो देखते हैं सबसे पहले मास। मास के साधारण हिंदी मीनिंग की बात करें तो मास का हिंदी होता है द्रव्यमान। मास को डिफाइन कैसे करते हैं तो कहते हैं मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना क्वांटिटी है उसको उस ऑब्जेक्ट का मास कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में मैटर की कितनी क्वांटिटी है, मैटर का मतलब द्रव्य। ये ऑब्जेक्ट जिस भी पदार्थ से बना उसकी जितनी क्वांटिटी, उसकी माप को उस ऑब्जेक्ट का मास कहते हैं। कहेंगे मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हमेशा सेम होता है, प्लेस टू प्लेस बदलता नहीं है। और ये केवल एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता। केवल और केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता। और प्लेस टू प्लेस इसकी वैल्यू बदलती नहीं है। एवरी प्लेस पर इसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। लिखते हैं कि इट्स वैल्यू इज सेम एट एवरी प्लेस। प्रत्येक जगह पर ये जो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। आज का हमारा सेकेंड टॉपिक है वेट। आइए वेट को भी देख लेते हैं, भार, ठीक है। वेट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, कहते हैं वेट वह बल है जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर ऑफ मास की तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे हमने अर्थ को कंसीडर कर लिया, ये क्या है, अपना अर्थ का सरफेस है। अर्थ का क्या है, सरफेस है। कोई ऑब्जेक्ट इस अर्थ के सरफेस पर हमने पुट कर रखा है जिसका मास है स्मॉल m। तो इस m मास के ऑब्जेक्ट पर अर्थ ने जितना फोर्स अप्लाई कर रखा है उसको ही वेट बोलते हैं इस ऑब्जेक्ट का। अगर हम अर्थ के जगह मून पे चले जाएं तो हमको पता है कि मून पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है, मून पर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के 1/6 गुना होती है। तो अगर यहां पर किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो m × g होगा, तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसका जो वेट होगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून हो जाएगा m × ge/6। क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो हमेशा सेम होता है। यूनिवर्स में किसी भी पॉइंट पर चले जाएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास सेम होता है, लेकिन अलग अलग प्लैनेट पे ग्रेविटी अलग अलग होने की वजह से वेट अलग अलग आता है। यही डिफरेंस है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वेट को कि वेट क्या होता है, कन्वर्जिबल होता है। वेट प्लेस टू प्लेस बदलता है, ठीक है। अगर वेट की डेफिनेशन की बात करें हम लोग तो कह सकते हैं वेट इज द फोर्स with which the earth attracts any object towards its center। कह सकते हैं कि वेट वह बल है जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपने सेंटर की तरफ।
अगर हम अर्थ को छोड़कर अगर मून पे चले जाएंगे तो हमको पता है कि मून पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के कंपैरिजन में 1/6 टाइम्स होती है, इसलिए मून पर उस ऑब्जेक्ट का वेट हो जाएगा m × GE/6। जबकि अर्थ पे क्या होगा उस ऑब्जेक्ट का वेट, अर्थ पे कितना होगा m × GE, जहां GE क्या है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ और GE/6 क्या है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ मून। ठीक है, इस तरह हम वेट को डिफाइन कर सकते हैं। अगर मास और वेट में डिफरेंस की बात करें, आइए उसको भी देख लेंगे। क्या है अपना डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? 2-3 डिफरेंस तो हम लोग यूं ही निकाल देंगे। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, तो यहां पे मास लिख लेते हैं आराम से और यहां पे एक तरफ लिख देते हैं वेट। पहला पॉइंट मैंने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता है वो प्लेस टू प्लेस बदलता नहीं है, हमेशा सेम रहता है। तो लिखेंगे मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स ऑलवेज सेम। लेकिन वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है। जब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू प्लेस टू प्लेस बदलती है तो वेट भी प्लेस टू प्लेस बदल जाता है। लिखेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय प्लेस टू प्लेस। स्थान बदलने के साथ साथ वेट जो है वो बदल जाता है। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट के जड़त्व की माप मास है। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा रहेगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। तो लिख सकते हैं मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। जबकि वेट क्या है? वेट तो एक बल है, फोर्स है। तो लिख सकते हैं वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, इतने सारे डिफरेंस हम मास और वेट में कंसीडर कर सकते हैं। मास और वेट कैसे कैसे प्लेस टू प्लेस चेंज होते हैं। जैसे वेट है प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, तो अर्थ के सरफेस पर वेट कैसे प्लेस टू प्लेस चेंज होता है उसको समझ लेते हैं। हमको पता है कि जो अपना अर्थ है वो इलिप्टिकल शेप में है। ठीक है, 2 लाइन से इसको कट कर दिया हम लोगों ने। इस प्लेस को पोल, इस प्लेस को पोल बोलते हैं। पिछले सेशन में हम लोग इस पे बात कर चुके हैं थोड़ा बहुत। इसको बोलते हैं इक्वेटर और ये वाले पॉइंट को भी क्या बोलते हैं? इक्वेटर। मेरे कहने का मतलब समझिए, मान लीजिए कोई मोबाइल फोन हमने ले रखा है जिसका मास हमने स्मॉल m कर लिया। मास कहने का मतलब जो द्रव्य की मात्रा है, मोबाइल किसी ना किसी मैटर से मिलकर बना है ना, तो द्रव्य की जो मात्रा है उस मोबाइल में वही उसका मास है। ठीक है, मास विदाउट जी होता है, इसमें जी की कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, बस कंटेंट हो जाए, जितना मैटर इसके अंदर होता है उसी को मास करते हैं। अभी जी की वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं किया है हम लोगों ने। तो यहाँ पे मैंने बताया अगर इक्वेटर पर इस मोबाइल को लेके चले जाए तब भी उसका मास स्मॉल m होगा, पोल पर लेके चले जाए तब भी उसका मास स्मॉल m होगा, चाहे पृथ्वी के सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर लेके चले जाए। लेकिन अपना वेट क्या होता है? वेट होता है मास विद एक्सीलरेशन। कहता है मास के साथ अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को इंक्लूड कर देते हैं तो वही अपना वेट होता है। और हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल g की वैल्यू इक्वेटर पर मिनिमम होती है और पोल पर मैक्सिमम होती है। उसी तरह उसी m मास के मोबाइल का जो वेट होगा वो इक्वेटर पर मिनिमम होगा और पोल पर मैक्सिमम होगा। समझ रहे हैं? तो हम कह सकते हैं कि प्लेस टू प्लेस g के चेंज होने की वजह से वेट भी चेंज होता है। ठीक है, समझ में आया? तो नेक्स्ट सेशन अपना है, नेक्स्ट टॉपिक अपना है ब्यूएंसी। आइए उस पर बात करते हैं। ब्यूएंसी क्या है?
ब्यूएंसी की अगर साधारण हिंदी मीनिंग की बात करें तो होता है उत्प्लावन। ब्यूएंसी क्या, इसको समझते हैं। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्ज कराया जाता है, मान लिया ये कोई लिक्विड है, कोई फ्लूइड है। फ्लूइड किसे कहते हैं? जिसमें बहने का गुण होता है, उसको बोलते हैं फ्लूइड या तरल। ठीक है, मान लिया कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल टाइप ले लें, रेक्टेंगुलर सॉरी क्यूबॉइडिकल टाइप ले लें, किसी भी शेप का ले लें। मैंने स्फेरिकल ले रखा है। ये हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। जब इस ऑब्जेक्ट को किसी भी फ्लूइड में इमर्ज कराएंगे, डुबाएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड करता है, ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड करता है जो ये फ्लूइड के द्वारा लगाया गया होता है। इसी फोर्स को ब्यूएंसी कहते हैं। ठीक है, ब्यूएंसी किस फोर्स को बोलते हैं? तो जब इस ऑब्जेक्ट को इस फ्लूइड में इमर्ज कराते हैं, डुबोया जाता है, तब ये ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जिस फोर्स को एक्सपीरियंस्ड करता है उसको क्या बोलते हैं? ब्यूएंसी कहते हैं। तो कह सकते हैं buoyancy is the force experienced by an object when it is immersed in a liquid। ठीक है, तो कह सकते हैं इसको अगर डेफिनेशन बनाना, अगर हम लोग डेफिनेशन बनाना चाहें ब्यूएंसी का तो लिख सकते हैं। अगर हम डेफिनेशन बनाए चाहें ब्यूएंसी का तो हम लिख सकते हैं द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड by an object when it is immersed into a fluid। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड में डुबोया जाता है तो अपवर्ड ऊपर की तरफ फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है ऑब्जेक्ट, उसी फोर्स को ब्यूएंसी बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जैसे जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई मग वगैरह हम लोग ले लिए, डेली बात तो करते हैं, बाल्टी वगैरह ले लिया, मग ले लिया। अगर मान लीजिए बाल्टी में पानी भर रखे हैं, तो जब इस जग को इस बाल्टी में डुबोना चाहेंगे तो जब लोग इस जग को नीचे की तरफ ले जाएंगे, इमर्ज कराएंगे इस लिक्विड में, तो आप देखेंगे कि आप एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं। यहां से डायरेक्शन अगर चेंज ना करें और इसको परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ इमर्ज कराना चाहें तो हम देखते हैं कि हम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। यही फोर्स किसके द्वारा होता है? यही अपवर्ड फोर्स डायरेक्शन में जो ब्यूएंसी लगा है उसकी वजह से हमको यहाँ पे भारी भारी सा फोर्स लगाना पड़ता है और हमको यहाँ महसूस होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा हो। तो अगर आपको आपका सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके टाइमलाइन पर आए। अगर आपको कोई डाउट रहा गया इसमें तो कमेंट सेशन में कमेंट करके हमको लीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग उस डाउट को पुट अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।